जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। मुख्य सेविका की एक्यूरेसी को लेके काफी लोग के क्वेश्चंस हैं, उस पर अपडेट लेंगे। नॉर्मलाइजेशन कौन सी शिफ्ट टफ है, आसान है, उस पर। डॉक्यूमेंट को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं इस वीडियो में आपको दे दूंगा। कोशिश पूरी करूंगा कि सब जवाब दे दूं। बच्चों के काफी कमेंट में क्वेश्चन थे, उनको भी कवर करूंगा, तो वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पेट 2024 को लेके एक बड़ी मीटिंग हुई थी, उस पर बात करूंगा कि क्या पेट 2024 की भर्ती आएगी। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उनकी जेई की भर्ती कब तक आएगी, उस पर भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल पेट 2024 को लेके। तो देखिए, एक मीटिंग हुई है, उसमें क्लियर कट जो आ रहा है न्यूज, वो ये है कि पेट 2023 की वैलिडिटी को हो सकता है बढ़ा दिया जाए। पेट 2024 शायद ना हो इस बार, ठीक हो सकता है पेट 2023 की ही वैलिडिटी को आगे बढ़ा दिया जाए और आने वाली जो भी भर्ती है, जैसे कि लेखपाल की भर्ती, जेई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की भर्ती, लोअर पीसीएस की भर्ती, इवन वीडियो की भर्ती और एएसओ की भर्ती, ये सारी भर्ती आपको पेट 2023 से ही देखने को मिलेगी। पेट 2024 शायद इस बार कंडक्ट ना हो, सीधे पेट 2025 कंडक्ट हो, ठीक है। यानी कि जो पेट 2023 में बच्चों ने एग्जाम दिया था, उनको अभी और नई भर्ती देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी तक पेट 2024 से कोई ऐसी भर्ती नहीं आई है जो बैचलर डिग्री नॉल हो, मतलब सबके लिए हो। हमेशा टेक्निकल भर्ती आपको देखने को मिली होगी, और हो सकता है आने वाले समय में आपको लेखपाल की भर्ती तो देखनी ही देखनी है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की भर्ती आपको इसी से देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा लोअर पीसीएस की भर्ती भी हो सकता है दिसंबर तक आपको इसी से देखने को मिले। जैसे लेखपाल में आपका 8000 पदों पर भर्ती देखने को मिले, जेई मैकेनिकल में 600 प्लस, इसी तरह लोअर पीसीएस में 1200 प्लस। हो सकता है एएसओ की भी भर्ती, जो अभी उम्मीद कर रहे थे पेट 2024 से आने की, पर लग रहा है वो एएसओ की भर्ती जो 2000 प्लस पदों पर आने वाली है, वो भी आपकी हो सकता है पेट 2023 से आए। फिलहाल अभी अपडेट यही है कि 5-6 महीने के लिए आपकी वैलिडिटी 23 की बढ़ी हुई है। तो जो बच्चों ने पेट 2023 नहीं दिया था, अब वो वाकई में परेशान होंगे, पछताएंगे, उनके लिए नुकसान है ही। लेकिन फिलहाल जो अपडेट आ रही है उसमें यही उम्मीद है कि पेट 2024 शायद कंडक्ट नहीं होगा, सीधे अब पेट 2025 कंडक्ट होगा। 2023 की ही जो पेट थी उसकी ही वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी, ठीक। इसके अलावा जूनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का देखिए, आपका अध्याचन आयोग के पास 6 महीने से पहुंचा हुआ है, और जल्दी आपको आपकी नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकती है। लेखपाल के बाद हो सकता है आप ही का नोटिफिकेशन देखने को मिले। फिर भी मैं एक बार कहूंगा कि आप लोग को एक बार आयोग जरूर जाना चाहिए, आयोग जाके अपनी पॉइंट रखनी चाहिए। अभी तो खैर वहां पर 144 वाली धारा लगी हुई है, जिसकी वजह से आप वहां फिलहाल अभी जा नहीं सकते, लेकिन एक डेट तय करके आप लोग को वहां जाके बात करनी चाहिए। पर उम्मीद यही है कि दिसंबर तक आपको इसकी भर्ती और लोअर पीसीएस की भर्ती देखने को मिल जाए। और जिस तरह से वैलिडिटी बढ़ रही है, आपको वीडियो और एएसओ की भी भर्ती हो सकता है इसी से ही देखने को मिले। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आपकी मुख्य सेविका को लेके है। मुख्य सेविका के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए हैं। फिर भी जो छूट गए होंगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, और वीडियो लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो मुख्य सेविका की एक्यूरेसी को लेके काफी बच्चों का क्वेश्चन है कि एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है कि नहीं नॉर्मलाइजेशन में। देखिए, एक्यूरेसी वर्ड एसएससी से आया हुआ है, ठीक है। एसएससी में बच्चे जब एग्जाम देते हैं तो कहा जाता है एसएससी में एक्यूरेसी अच्छी है तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। एक्यूरेसी अच्छी मतलब हो गई कि मान लीजिए 100 में से एक बंदे ने 100 क्वेश्चन में से 97 क्वेश्चन किया है, 3 गलत किया है, ठीक। और एक बच्चे ने 100 में से 70 क्वेश्चन सही किए हैं और 30 गलत किए हैं, तो एक्यूरेसी क्या हो गई भैया। यहाँ पे मान लीजिए 3 पर 1/3 पर अगर निगेटिव है तो इसका कितना हो जाएगा, इसका आपका कट ऑफ हो जाएगा 96। और यहाँ पे क्या है, 70 सही है, 30 गलत है, तो यहाँ क्या हो गया, 3 का वो कर दिए तो 10 हो गया, तो इसका टोटल मार्क्स हो गया 60। तो यही एक्यूरेसी होगी। एक्यूरेसी मतलब यही हो गया कि आपने जितनी गलती की है उसका नुकसान आपको टोटल में झेलना पड़ेगा, जो सिंपल सा आप रोज माइनस करके अपना रॉ स्कोर निकालते हैं। एक्यूरेसी कोई बड़ी चीज नहीं है जिसके लिए आप इतना परेशान हो रहे हैं। और आयोग जो एसएससी वाला एक्यूरेसी की आप बात कर रहे हैं, वो एक्यूरेसी यूपी ट्रिपल एससी में नहीं लगती। एक्यूरेसी वाला जो शब्द है ये पता नहीं कहां से आया, लेकिन एक सिंपल सी बात यह है कि जान लीजिए कि आयोग में इसका इस्तेमाल नहीं होगा। तो एक्यूरेसी को लेकर जो भी बच्चे परेशान हैं वो कृपया परेशान मत होइए, ठीक। अब बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेके कि किस शिफ्ट में नंबर बढ़ेगा। देखिए, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि शिफ्ट 2 में नंबर बढ़ेगा,
तो इसका मतलब ये नहीं था कि शिफ्ट 1 हार्ड नहीं था, शिफ्ट 2 हार्ड नहीं था। ठीक है, सिंपल सी बात है, चाहे किसी का भी पेपर हो, जब वो अपने एग्जाम हॉल में जाता है और एग्जाम देता है तो उसके लिए वो पेपर टफ होता है। बाहर आने के बाद हर कोई कहता है कि इनका शिफ्ट आसान था, इनका कठिन था, क्योंकि जब आप यूपीएससी जैसे पेपर की भी प्रिपरेशन करते हैं तो जब प्रीवियस ईयर का पेपर लगाते हैं तो आपके लिए आसान रहता है, लेकिन आपका पेपर जब आता है तो आपको लगता है यार कितना टफ पेपर आया था। बाद में पता चलता है कि प्रीवियस वाला ज्यादा टफ था। तो ये डिपेंड करता है एग्जाम के प्रेशर पे, तो हर किसी का उसका शिफ्ट कठिन होता है। ठीक है, और सीधी साधी बात यह है कि जो नॉर्मलाइजेशन आपको समझा रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं कि शिफ्ट टफ था, आसान था, कोई मतलब नहीं होता है। सिंपल सी बात है, जो आयोग में बैठा हुआ बंदा है उसके लिए कौन सी शिफ्ट आसान और कठिन होगी वो किस चीज पर डिसाइड करेगा? शिफ्ट के एवरेज स्कोर पर। मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट में 60 जा रहा है और सेकंड शिफ्ट में 58 जा रहा है, या मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट में 58 जा रहा है, सेकंड में 60 जा रहा है, तो उसके हिसाब से पेपर टफ हो आसान हो उससे कोई मतलब नहीं है। वो अपने नॉर्मलाइजेशन से डिसाइड करेगा कि यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में एवरेज स्कोर ज्यादा है तो इसका मतलब ये आसान है, सेकंड में आपको नंबर बढ़ाना है। मान लीजिए अगर 60 सेकंड में, तो ये मान के चलेगा कि सेकंड शिफ्ट में स्कोर ज्यादा है, 60 पाने वाले हैं, एवरेज स्कोर ज्यादा है, तो फर्स्ट को वो आसान फर्स्ट को वो कठिन मान लेगा। ठीक है, तो यही है, सिंपल सी बात है। जब नॉर्मलाइजेशन की बात आती है तो ये नहीं है कि क्वेश्चन पेपर, जैसे आमतौर पे कहा जाता है कि जिसका पेपर टफ होता है उसको नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलता है। ठीक है, ये प्रोसेस रूल रेगुलेशन है, लेकिन जो आयोग पे बैठा बंदा है जिसको नॉर्मलाइजेशन करना है वो देखेगा कि एवरेज स्कोर किस शिफ्ट में ज्यादा है। जिस शिफ्ट में एवरेज स्कोर ज्यादा होगा उसके लिए वो शिफ्ट आसान होगी, और जिसमें कम होगा उसके लिए वो शिफ्ट कठिन होगी, और उस हिसाब से नंबर बढ़ जाएगा। नंबर कितना बढ़ेगा? तो मैक्सिमम 2 नंबर बढ़ सकता है, एक, ठीक, और मिनिमम 1 नंबर। इससे ज्यादा की उम्मीद आप मत कीजिए, इससे ज्यादा का अप डाउन नहीं होगा। हालांकि प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन है उसमें 1 नंबर में भी इन और आउट के केसेस होते हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं दूसरी। देखिए नॉर्मलाइजेशन भी मैंने आपका क्लियर कर दिया। अब इस पे भी कोई भी अगर क्वेश्चन है या शिफ्ट हार्ड है शिफ्ट कठिन है कि जो झगड़ा है वो मैंने आपको खत्म कर दिया कि आयोग के जो बंदा है वो कैसे डिसाइड करेगा। सिंपल सी बात है। ठीक, अब मान लीजिए उतने बड़े फॉर्मूले को आपको समझाना हो तो मैं क्या समझाऊं, उसमें 0.1% पहले लिया जाएगा ओवरऑल का, उसके बाद फिर आपका नंबर, फिर आपके नंबर में से आपके शिफ्ट के 0.1%, तो वो बड़ा लंबा प्रोसेस, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। उसे मैं तो समझा दूंगा लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा। सिंपल सी बात मैंने इसीलिए आपको सिंपल शब्दों में बोल दिया है। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन बच्चों का रहा है कि आपका बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों ने पूछे थे कि सर ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट को लेके जो दिक्कतें आपकी चल रही हैं उस पर भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन को लेके तो सब कुछ क्लियर हो गया आपका। हाँ, अभी सबसे बड़ी खबर आ रही है कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए रिजल्ट हो सकता है आपका थर्सडे तक आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, थर्सडे तक हो सकता है आपका डीवी का रिजल्ट देखने को मिल जाए, या इसी हफ्ते जब भी हो। ज्यादातर उम्मीद है बृहस्पतिवार तक आपको हो सकता है आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा डीवी का। ठीक, और एक और चीज हुई है, डीवी की मीटिंग हुई है, क्वालिफिकेशन को लेके बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन को लेके जो डाउट्स हैं बच्चों के बीच में। तो देखिए अभी यूपीएससी ने जो क्वालिफिकेशन को लेके बात कही है वो सीधी साधी बात है कि डीवी में आपका बीएससी वालों का भी रिजल्ट आएगा और बीएससी वालों की भी डीवी कंडक्ट होगी। हो सकता है इनकी डीवी जब कंडक्ट हो तो उसके आगे प्रोविजनल लिख दिया जाए। ठीक है, प्रोविजनल लिख दिया जाए। अब बच्चों का क्वेश्चन ये है कि सर बीएससी अलाउड होगा, कैसे बीएससी नहीं अलाउड होगा? देखिए आयोग की ये बहुत बड़ी कमी है, जो चीज आपको फाइनल मीटिंग में कंप्लीट करनी है वो आप यहीं कर सकते थे। ठीक है, इससे बच्चों का डाउट क्लियर होता है, क्योंकि अभी भी ये डीबी कंडक्ट होने के बाद ऐसा नहीं है कि इनकी जॉब परमानेंट हो जाएगी। ठीक है, डीबी कंडक्ट होने के बाद भी अभी ये प्रोविजनल में रहेंगे, यानी कि इन्हें हटाया भी जा सकता है। वो जो भी होगा ये किस पे होगा, फाइनल रिजल्ट के आने से पहले जो वो मीटिंग की बात कर रहे हैं उस पर ये डिसाइड होगा कि इनको रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। हालांकि एक बार कम्युनिटी के सामने ये चीजें रखी गई थी, तो वहां पर हुआ क्या था कि तब उस समय क्या हुआ था, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ठीक, और जो नियमावली कहती है वो कहती है बीए के समान होना चाहिए।
बीए के समकक्ष होना चाहिए डिग्री। तो बीए के समकक्ष बीएससी को अगर माना जाए तो बैचलर डिग्री तो दोनों है, लेकिन एक साइंस की है एक आर्ट की है, ठीक है। तो समकक्ष की अगर बात की जाए तो मुझे नहीं लगता है कि बीएससी उसके समकक्ष में कैलकुलेट होगी, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है। मैं ये नहीं कह रहा, देखिए जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा आयोग का, मेरा नहीं। पर मुझे जहां तक लगता है कि जो वो मीटिंग लास्ट में करेंगे ना फाइनल में, उसमें यही सब चीजें देखेंगे और लास्ट में देखिए क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। एक्सेप्ट करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो वो है। पर मेरा ओपिनियन ये है कि बीए के समकक्ष नहीं होगा बीएससी, ठीक। बीएससी दूसरी चीज हो गई, बीए दूसरी चीज हो गई, नो डाउट दोनों बैचलर है, लेकिन समकक्ष की अगर बात की जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि बीएससी को बीए के समकक्ष माना जाएगा, ठीक है, फाइनल में। अभी तो डीबी में फिलहाल डीबी कंडक्ट होगी। अब सीधी सादी बात है, अगर चीजें सेम रहती हैं, मतलब बीए बीएससी सेम रहते हैं, तो फिर आप ये मान के चलिए जो आपकी कट ऑफ है, जो अभी तक सब मार आंधी तूफान मचाए हुए हैं, वो कट ऑफ आपकी भाग जाएगी ऊपर। सीधी सादी बात है, ऊपर भाग जाएगी, बहुत ऊपर नहीं भागेगी। ऐसा भी नहीं है कि इतना आसान सा पेपर आया था कि बस ऐसे ही 70-75 मार्क्स आप लोग पा गए हैं, ऐसा नहीं है। रहेगी 55, 56, 55 से 54, 53 के बीच में, लेकिन ये है कि भाग जाएगी काफी ऊपर, ठीक। लेकिन अगर ये हटते हैं, अगर मान लीजिए डीबी कंडक्ट कराने के बाद ये बच्चे हटते हैं, तब सीधी सादी बात है कि आपकी कट ऑफ नीचे जाएगी और उम्मीद करिएगा तब आप अपने सेकंड लिस्ट की, हो सकता है तब एक सेकंड लिस्ट भी आए, यानी दूसरी बार हो सकता है डीबी के लिए बच्चों को बुलाया जाए। अब ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है एक तरह से। आयोग अगर किसी चीज को यही फाइनल कर देता डीबी से पहले, जो अपनी मीटिंग में वो डिसाइड किया है उसी में ये फाइनल कर दिया होता कि इसको रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, तो आपका इतना पेचा ही नहीं फंसता। लेकिन अभी देखिए क्या पेचा फंसेगा, फाइनल में जाएगा। फाइनल में जब आपका यहाँ पे जो भी जजमेंट आएगा वो आएगा, अगर आएगा इनके फेवर, मतलब बीएससी को अलाउ किया जाएगा, तो फिर बहुत कट ऑफ आप ज्यादा उम्मीद मत कीजिए कि 54, 53 के आसपास ही रहेगी, ठीक है। और अगर नहीं करता है तो फिर क्या होगा, फिर से सेकंड लिस्ट उनको निकालनी पड़ेगी। भाई सीधी सादी बात, अगर उतने बच्चे नहीं मिले, बीएससी के बच्चे बाहर हुए, इसके अलावा बहुत से बच्चे जिनका अभी मैं बता रहा हूं कि बहुत से कौन बच्चे जो अभी और निकल सकते हैं, ठीक है। तो बीएससी के बच्चे बाहर हो गए, तो फिर ये सेकंड लिस्ट की उम्मीद आप तब फिर रखिएगा, सेकंड लिस्ट हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। अब जो प्रोसेस आगे चलेगा वो तो आपके सामने आएगा, लेकिन पूरे प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज की। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था और एग्जाम देने के बाद अपना फॉर्म डाल दिया था, मतलब अभी वो फाइनल ईयर के एग्जाम दिए थे, उसके रिजल्ट नहीं आए हैं और फॉर्म डाले हुए हैं मुख्य सेविका में, ऐसे बच्चे भी हैं, ठीक है। कि रिजल्ट अभी डिक्लेयर ही नहीं है, उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म डाल दिया था, तो वो लोग भी इनवैलिड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सीधे डिग्री वो मांगा है, मतलब आपका लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन में, जो लोग पूछ रहे थे मुझसे क्वेश्चन भी, लास्ट डेट जो थी मुख्य सेविका की एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, उस तक अगर आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया हुआ है तो आप टोटल इनवैलिड है, मतलब आप इस पोस्ट के लिए वैलिड नहीं होंगे, आपको बाहर कर दिया जाएगा। सीधी सादी बात है। क्वेश्चन पूछे थे जो भी बच्चे मुझसे, मैं बता दूं कि अगर आप इस रिजल्ट जो लास्ट डेट थी उससे पहले आपका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ है तो आप बाहर हैं इस भर्ती से, ठीक। इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछा गया मुझसे कि 2 ईयर वाले 3 ईयर वाले, मैं शुरू से आपसे ये बात कहता आ रहा हूं, यूपी में 2 ईयर अलाउ होता है और जो मीटिंग हुई है उसमें भी ये बताया गया है कि 2 ईयर अलाउ है। तो 2 ईयर वाला मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं कि 2 ईयर और 3 ईयर दोनों यूपी में अलाउ होते हैं, वही बात अब सब लोग कह रहे हैं, ठीक। सिंपल सी बात है, ये मैं आपको शुरू से बोलता आ रहा हूं। तो इसको लेके भी जो आपका प्रॉब्लम है वो, तीसरा जो प्रॉब्लम है आपका डॉक्यूमेंट को लेके है, और वो डॉक्यूमेंट है आपका सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, बड़ा परेशान है वो, ठीक है। अब वुमेन्स है तो परेशान होगी, तो देखिए कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका फादर साइड का ही लगेगा। किसके साइड का लगेगा? फादर साइड का ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक। कास्ट सर्टिफिकेट आपके फादर साइड का वैलिड होगा, हस्बैंड साइड का नहीं होगा। मान लीजिए कोई बच्चा है जो आपका
एससी में है या ओबीसी में है या जिसमें भी है और उसने शादी अनरिजर्व में कर ली है या एससी का ओबीसी में, ओबीसी का या अनरिजर्व से ओबीसी में, तो वो उनकी जो कैटेगरी होगी वो उनके पिताजी के समय की मानूंगी। अगर अनरिजर्व से ओबीसी में गई है तो ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं ले सकती, ओबीसी से अनरिजर्व में आई है लेकिन वो ओबीसी का रिजर्वेशन ले सकती है। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट है, ये सब नुकसान है जो भी है, लेकिन ओवरऑल कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपके फादर साइड का होना चाहिए। अब ये है कि काफी लोग की शादी लंबी हो गई है, वहां पे लेखपाल कह रहे हैं कि हम आपका नहीं बनाएंगे, तो ऐसे में एक फॉर्म आता है, ठीक है, जो आपका वहां पर आप जाएंगे लेखपाल से बात करेंगे तो वो आपका एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म आपका इशू करा देगा और उस फॉर्म पे आप अपना डॉक्यूमेंट वो वहां पर डिटेल होती है, उसमें बता दिया जाता है कि फादर साइड से क्या कैटेगरी है। उस फॉर्म को आप लेके आए, उस फॉर्म को भरवा के वहां पे बनवा के आप लेते आइएगा, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं होती है। कि एप्लीकेशन फॉर्म होता है, मुझे एग्जैक्ट फॉर्म नंबर याद नहीं है, आप वहां लेखपाल से पूछिएगा तो बता देंगे, आपके मैके में कोई भी होगा उससे कहिएगा, लेखपाल से कह देंगे एक फॉर्म आता है सिंपल सा जिसमें वो होता है, वो भी आपका अलाउ कर दिया जाएगा, वो भी आपका एक्सपेक्टेड होता है, वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जो बच्चे कह रहे थे कि लेखपाल नहीं बना रहा है, वो उस फॉर्म को वहां पर भरवा लेंगे, उस फॉर्म को जब आप वहां पे भरवा लेंगे वहां से आपको मिल जाएगा ऑफिशियल, वो भी वैलिड होगा। तो ये जो क्वेश्चन बच्चों का था ये क्लियर कट हो गया। ठीक, अब इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका डोमिसाइल को लेके, तो डोमिसाइल केवल कास्ट वाले बच्चों के लिए जरूरी है। ठीक है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको डोमिसाइल की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन था कि आधार पे नाम गलत हो गया है तो क्या करें। देखिए, कहीं भी नाम मिस्टेक हो, आधार नहीं है, आधार पे दिक्कत है, तो कोई इतना बड़ा इशू आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक, फिर भी अगर मान लीजिए किसी भी मार्कशीट या उसमें आपका नाम थोड़ा गलत है या कुछ भी गलत सलत है, तो उसमें आप एक एफिडेविट सिंपल सा बनवा लीजिए, एफिडेविट जाके बनवा लेंगे, कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा है 12th मैंने 2006 में किया था, बीए 2019 में किया था, तो 12th जो 2006 में किया था तो इससे बाहर क्यों हो जाएंगे आप? सिंपल सी बात है, बीए 2019 में किया था, 2022 में पूरा हो गया था ना उससे पहले, तो क्या दिक्कत है? 12th से आपका जितना भी गैप हो उससे कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट को लेके क्वेश्चन है कि इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, तो इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, हाँ, एक चीज और, ईडब्ल्यूएस का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, ये आपका 2022 के फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। ठीक है, 2022 के फाइनेंशियल ईयर की आपकी होनी चाहिए। ठीक, ये आपका, अगर आप अनमैरिड हैं तो फादर साइड का होगा, अगर आप मैरिड हैं तो ये आपके हस्बैंड साइड का होगा। ठीक है, यहाँ पे हस्बैंड साइड का माना जाएगा अगर आप मैरिड हैं तो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का रूल थोड़ा अलग होता है बाकी रिजर्वेशन से। तो ईडब्ल्यूएस में 2022 के फाइनेंशियल ईयर जो होता है, अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक का, इसके बीच का आपका होना चाहिए। ठीक, सीधी सादी बात है, अगस्त 2022 में फॉर्म आया था तो अप्रैल 2022 वाला ही आपका मान्य होगा, नया कुछ भी बना के ले जाएंगे तो मान्य नहीं होने वाला है। ठीक है, और वो डिपेंड करेगा उस टाइम अगर आपकी शादी नहीं हुई थी तो फादर साइड वाला, अगर आपकी शादी हो गई थी तो हस्बैंड साइड वाला आपका मान्य होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपकी मैं क्लियर कट कर दिया हूं, कास्ट सर्टिफिकेट को भी लेके, ईडब्ल्यूएस को लेके। और कोई क्वेश्चन मुझसे छूट नहीं रहा है, मैंने क्वेश्चन देखा भी था, कुछ क्वेश्चंस थे। आधार पे नाम गलत है, हो गया। इनकम सर्टिफिकेट का मैंने बता दिया, मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपका नहीं लगने वाला है, मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपका नहीं लिखने वाला है। 2 ईयर वालों वाला भी क्वेश्चन मैंने क्लियर कट कर दिया है। और कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि मैं ऑनलाइन डिग्री मंगाई हूं, कब तक आएगी? तो ये आपके यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, ये कोई नहीं बता सकता कब तक आएगी। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग होता है। आप मैं जहां से पढ़ा हूं, मेरी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो सटाक से वहां पर आपसे, अगर आपका डिग्री उन्होंने एक बार भी नहीं दिया होगा तो वो तुरंत आपका शाम तक निकाल के आपको दे देंगे, और अगर आपने डिग्री ली हुई है तो कुछ फाइन लगा के नई डिग्री भी तुरंत दे देंगे। तो मेरी यूनिवर्सिटी में तो ऐसा होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी का क्या प्रोसेस, रूल रेगुलेशन है, तो ये कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक, और सिंपल सी बात, और एक क्वेश्चन बच्चों का था कि जो -126 हुआ है वो किस किस कैटेगरी से कटेगा? तो देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, एससी और एसटी से कटेगा। ईडब्ल्यूएस की एक भी सीट कटने वाली नहीं है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का 126 में कुछ गुणगान गान नहीं है, तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए चांदी है इस भर्ती में, क्योंकि उनकी कोई सीट घटेगी नहीं जो 126 में से घट रही है। ठीक, बाकी और भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय